हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आईआईटी लेवल के लिए वेक्टर्स के कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स हैं बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग, एलआई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, एलडी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, देन इसके बाद वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये टॉपिक बेटा मैं सीबीएसई लेवल पे आरडी शर्मा बुक से ये चैप्टर मैं पहले कंप्लीट कर चुका हूं अपनी लास्ट वीडियो में। तो इस टॉपिक के तो जो हमें मेन आइडियाज एज ए रिजल्ट आईआईटी के लिए चाहिए उतना लिखूंगा मैं, बाकी कोई भी बोर्ड का टॉपिक नहीं है तो उसको हम कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे और सीखेंगे कि इनसे क्या क्या रिजल्ट बने। और आईआईटी में जो इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए इन टॉपिक से रिलेटेड लास्ट ईयर आईआईटीज में, या फिर और टफ क्वेश्चन हैं, फर्दर काफी असाइनमेंट्स हैं, उनसे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो बेटा फर्स्ट टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखा होता है एल डॉट सी डॉट, एलसी लिखा है तो लीनियर कॉम्बिनेशन। सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग क्लियर कर रहे हैं। वेक्टर आर इज सेड टू बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 सोन इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z सोन सच दैट। तो बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब है एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाए। इसका मतलब है कि रिमेनिंग वेक्टर्स को उनके स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो वेक्टर आर क्या बना, x v1 वेक्टर प्लस y v2 वेक्टर प्लस z v3 वेक्टर प्लस सोन, दैट इज नोन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर v1 v2 v3 एंड सोन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन टर्म्स का मतलब सिर्फ क्या है, हम लीनियरली वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं by multiplying with any scalar and then adding. Such kind of combination is known as the linear combination of vectors. ये सिर्फ एक टर्म का मतलब सीखना था, ये कोई आईआईटी का टॉपिक नहीं है। मेन तो मुझे यहां से सीखना है कि लीनियर इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होगा या डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होगा। अब क्लियर करेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एल डॉट आई डॉट, एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीन वेक्टर्स लिख रहा हूं बेटा मैं, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर और v3 वेक्टर। लेट v1 वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1k, v2 वेक्टर a2i प्लस b2j प्लस c2k, सेम v3 वेक्टर। तीन वेक्टर्स अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं बेटा, इंडिपेंडेंट मतलब नॉट डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी वेक्टर बाकी रिमेनिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जा सकता। और डिपेंडेंट का मतलब होगा कि कोई भी वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। तो इस बात का मतलब क्या बना बेटा, बेसिकली ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक है, वहां पर इनके मतलब इस तरीके थ्योरेटिकल सेंस के जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमें आईआईटी के लिए क्या नीड है, वो डिटरमिनेंट के आइडिया की नीड है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंस क्या है इसकी। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, मैं ये कह रहा हूं। तो मतलब ये बना, अगर मैं डिटरमिनेंट बनाऊं v1 वेक्टर की वजह से कौन आएगा, a1 b1 c1, v2 वेक्टर से a2 b2 c2 और v3 वेक्टर से a3 b3 c3। ये डिटरमिनेंट लिखा बेटा मैंने। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब अगर आपको ध्यान हो, r1 रो चेंजेस टू ऐसा हम लिखते थे r1 प्लस 2 r2 या r1 माइनस r3 या r1 माइनस r2, तो एक रो बाकी के कॉम्बिनेशन से कन्वर्ट करते थे। तो इसका मतलब अगर कोई भी रो बाकी के कॉम्बिनेशन से की हेल्प से हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं बन सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी वेक्टर बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी रो बाकी रोज के कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है। तो इसका मतलब अगर कोई भी रो बाकी कॉम्बिनेशन से नहीं बनी है, तो इसका मतलब ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो कोई भी रो किसी का स्केलर मल्टीपल नहीं बनेगी, जिसकी वजह से डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, लेकिन टॉपिक चेंज कर रहा हूं, मैं यहां पर कह रहा हूं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर्स एल डॉट डी डॉट, तीन वेक्टर पे ही काम करना है मैक्सिमम। ये तीन वेक्टर्स v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि कोई भी एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई एक रो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं बना सकता हूं। तो इसका मतलब ये बना कि एक भी रो बाकी के कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो वो रो किसी भी रो का क्या बन जाएगी, स्केलर मल्टीपल। स्केलर मल्टीपल बन जाएगी तो इसका मतलब डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो
या एक रो किसी रो का स्केलर मल्टीपल हो तो डिटरमिनेंट क्या कमेंट होता है, 0। तो डिपेंडेंट का जो थ्योरेटिकल मतलब है वो ये है कि एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो डिटरमिनेंट में इसका एक रो बाकी के कॉम्बिनेशन से बनी, अगर एक भी रो बाकी के कॉम्बिनेशन से बन रही है तो ऑपरेशन अप्लाई करके हम किन्हीं भी दो रो को आइडेंटिकल बना सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट का मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये ऐसे फार्मूला याद रखना है बेटा। ये जो 5 रिजल्ट्स लिखे हैं मैंने, ये बेसिकली बुक में आईआईटी के लिए 5 थ्योरम्स हैं। हमें इनके प्रूफ से मतलब नहीं है, जो हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का आइडिया सीखा है उससे सिर्फ मुझे इन 5 थ्योरम में ये कमेंट करना है कि अगर कोलिनियर नजर आए, नॉन कोलिनियर नजर आए, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, तो हमें इंडिपेंडेंट कमेंट करना है या डिपेंडेंट, इस बात को वेरीफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं, लिनियरली डिपेंडेंट का मतलब हमने सीखा हुआ कि कोई वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर का कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है या उसके स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या सीखा है कि कोई भी वेक्टर अदर वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है या फिर किसी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नहीं लिखा जा सकता है। तो जब स्केलर मल्टीपल नहीं लिखा गया था, कोई भी रो दूसरी रो का मल्टीपल नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट में हमने डिटरमिनेंट क्या कमेंट किया था, नॉन जीरो, और डिपेंडेंट में डिटरमिनेंट क्या कमेंट किया है, 0, क्योंकि वहां पर एक रो बाकी के कॉम्बिनेशन से बन सकती है। तो एनी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। अगर कोई वेक्टर दूसरे का मल्टीपल नहीं है तो वो उसकी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जब नहीं लिखा जा सकता है तो नॉट डिपेंडेंट, मतलब वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिर से इसी बात को रिपीट कर रहे हैं, एनी टू नॉन जीरो कोलिनियर वेक्टर्स आर, कोई भी दो कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर है तो एक वेक्टर दूसरे की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब भी कोई वेक्टर रिमेनिंग की फॉर्म में लिखा जा सके तो इसका मतलब वेक्टर्स क्या है, डिपेंडेंट, एक वेक्टर दूसरे की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंड कर रहे हैं वो। एनी 3 कोप्लेनर, कोप्लेनर के लिए अगर आपको ध्यान हो, हमने आरडी शर्मा बुक सोल्व करते हुए जो लास्ट वीडियोस में काम किया हुआ है, वहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हमने चैप्टर रीड किया था, जिसके लिए हमने मेंशन किया था कि वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट जो होता है वो दैट इज द मोड ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये बताया था। वहां पर एक कंडीशन लिखी थी, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो एसटीपी क्या होता है, 0। एसटीपी का मतलब था डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट 0 कोप्लेनर के केस में, डिटरमिनेंट 0 यहां पर किसके लिए लिखा हमने, लीनियरली डिपेंडेंट के लिए, क्योंकि एक रो दूसरे का मल्टीपल बनी, डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होंगे वो वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट। कोप्लेनर के लिए डिपेंडेंट है तो नॉन कोप्लेनर के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो के लिए क्या लिखा था हमने, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। फिफ्थ रिजल्ट, एनी 4 वेक्टर्स इन 3D स्पेस आर, 3D में जब भी 4 वेक्टर की बात आएगी तो हमेशा हम कमेंट करेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बेसिक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, वेक्टर आर को हम क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस zk, ये हमने एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ है वेक्टर आर। ij के 3 वेक्टर है, वेक्टर आर 4th वेक्टर है, तो वेक्टर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग 3 वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके तो इसका मतलब वो वेक्टर्स हमेशा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये डिपेंडेंट वेक्टर्स हुए। तो इन 5 थ्योरम्स को हमें सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है, एज ए रिजल्ट याद रखेंगे हम इस बात को। बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की जो थ्योरी हमने समझी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख रहे हैं, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर एलडी, एलडी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, एंड मोड ऑफ सी गिवन है √3, देन ये अल्फा बीटा पर 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आईआईटी 98 का क्वेश्चन है, जनरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पे कभी क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं गए हैं, मेन टॉपिक तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो इसके बाद पढ़ेंगे वो है, लेकिन आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है डिपेंडेंट का आइडिया, तो इसमें हमें डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं क्या और इंडिपेंडेंट क्या है इसका मतलब पता होना चाहिए। तो बेटा लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का मतलब हमने सीखा है कि डिटरमिनेंट क्या बने, 0, क्योंकि एक वेक्टर बाकी का क्या बनता है, कॉम्बिनेशन। तो डिटरमिनेंट 0, तो पहले वेक्टर ए से कोएफिशिएंट 1 1 1, फिर बी से 4 3 4, फिर सी से 1 अल्फा बीटा, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये बना। तो यहां से फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, फिर -1 इंटू 4 बीटा माइनस 4, +1 के लिए 4 अल्फा माइनस 3। बेटा आईआईटी का क्वेश्चन है तो ये प्लस माइनस कैलकुलेशन इतना हम एज्यूम करते हैं, ये आप स्पीड से बना सकते हो। तो अब यहां से
ये बन गया 3 बीटा माइनस 4 बीटा माइनस बीटा, माइनस 4 अल्फा से प्लस 4 अल्फा कैंसल, प्लस 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो बीटा बना 1। तो यहां से बीटा की नॉलेज हो गई 1, तो बीटा 1 है तो बीटा माइनस 1 वाला ऑप्शन गलत है। बीटा सिर्फ 1 बना है, प्लस माइनस 1 ही बना है, ये भी गलत है। बीटा प्लस माइनस 1 लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगर मुझे आंसर की बात करनी है, ऐसा नहीं है कि ये कि अल्फा तो कैलकुलेट ही नहीं किया था। यहां से मुझे इतनी बात समझ आ गई, बीटा 1 प्लस 1 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब आंसर तो यही है। अगर मुझे आंसर कमेंट करना है, फर्दर कैलकुलेशन से भी चेक कर लेते हैं अल्फा की बात। अब मोड ऑफ सी कितना गिवन है? √3। यहां पर लिख रहा हूं बेटा, मोड ऑफ सी √3 है, तो इसका मोड कितना बनेगा? √1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा। बीटा 1 है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, 1 प्लस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो अल्फा स्क्वेयर 1, तो अल्फा कितना बन गया यहां से? दैट इज प्लस माइनस 1, तो अल्फा प्लस माइनस 1 ही बना। तो बेटा डिपेंडेंट का क्या मतलब याद रखना है? डिटरमिनेंट क्या बने? 0। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉन जीरो बने डिटरमिनेंट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट VTP, बेटा नाम से क्लियर है, ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स यूज होंगे, और वेक्टर प्रोडक्ट तो आउटपुट एक वेक्टर मिलना चाहिए। तो 3 वेक्टर ABC, A क्रॉस B क्रॉस C लिखा हमने, क्योंकि ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आउटपुट एक वेक्टर आंसर मिला। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा इसके लिए हमें जो फार्मूले याद रखने हैं वो लिख रहा हूं पहले मैं। याद रखने का तरीका, जो ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर ए वेक्टर है, दैट इज एक्सटर्नल वेक्टर, तो फर्स्ट इंटू लास्ट का कंसेप्ट याद रखना है एक्सटर्नल के लिए। इसके लिए लास्ट सी है, तो A डॉट सी, रिमेनिंग क्या बचा? B माइनस A, फर्स्ट और लास्ट से बन गया पेयर, रिमेनिंग B। अब एक्सटर्नल वेक्टर के लिए ब्रैकेट का कौन सा वेक्टर बचा? B वेक्टर, A डॉट B इंटू C। ये तो याद रखने का तरीका है जो मैं कह रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक्सटर्नल वेक्टर ये है, एक्सटर्नल से मतलब है फर्स्ट इंटू लास्ट, इस एक्सटर्नल के लिए लास्ट ही है, तो A डॉट सी रिमेनिंग B माइनस इस एक्सटर्नल के लिए ब्रैकेट का कौन बचा? B, A डॉट B रिमेनिंग C। बेटा अगर फार्मूला कुछ इस पैटर्न से लिखा होता, A क्रॉस B ब्रैकेट में होता C बार, अब एक्सटर्नल वेक्टर कौन है? C, तो इसके लिए लास्ट कौन है? A, तो क्या बनेगा? डॉट C का डॉट लास्ट से A रिमेनिंग B माइनस एक्सटर्नल वेक्टर C ब्रैकेट में कौन बचा? B, तो C डॉट B रिमेनिंग A। ये तो याद रखने का तरीका, एक्सटर्नल वेक्टर के लिए लास्ट वेक्टर देखना है, देन रिमेनिंग वेक्टर माइनस फिर एक्सटर्नल के लिए जो ब्रैकेट में बचा हुआ है उसके साथ डॉट, देन रिमेनिंग वेक्टर। ये गलती मत करना कि अपनी इच्छा से यहां भी डॉट बना दो, क्रॉस हो जाएगा इस फॉर्मूले पे, बिकॉज डॉट इज ए स्केलर, स्केलर डॉट वेक्टर मीनिंगलेस होता है, तो इसे यहां डॉट नहीं आएगा, स्केलर इंटू वेक्टर ये मीनिंगफुल है। तो अब यहां से बेटा मैं इसका रीजन डिस्कस कर रहा हूं, A क्रॉस B क्रॉस C, फर्स्ट का रीजन, तो फर्स्ट का आइडिया वही सेकंड का बनेगा। इस बात से अब हम ज्योमेट्रिकली क्या सोचें? बेटा मैंने एक प्लेन बनाया, इतनी बात तो CBSE लेवल पे हमने डिस्कस की हुई है कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, पहले मैं ब्रैकेट पे काम कर रहा हूं, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट B क्रॉस C वेक्टर की मैं बात करता हूं, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट किन 2 वेक्टर से मिलकर बना है? B और C से। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर से मिलकर बनता है उन्हीं वेक्टर्स के क्या होता है? वो परपेंडिकुलर। तो B क्रॉस C वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर C के भी परपेंडिकुलर है, तो B क्रॉस C उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में कौन है? B और C। इसका आइडिया मैंने ऐसे बताया भी था, अगर ये B के परपेंडिकुलर है तो B डॉट B क्रॉस C क्या बनना चाहिए? 0। A डॉट B क्रॉस C का मतलब क्या होता है? STP। STP क्या बनाता है? ये BBC। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आइडिया था ना स्कूल लेवल पे, तो 2 वेक्टर सेम हो, STP का मतलब डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट में 2 रो सेम, 2 रो सेम तो क्या बनेगा? डिटरमिनेंट 0। तो 2 वेक्टर का डॉट 0 है, तो इसका मतलब वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब B क्रॉस C में B नजर आ रहा था, तो B क्रॉस C B के क्या बना? परपेंडिकुलर। सिमिलरली B क्रॉस C में C भी नजर आ रहा है, तो यहां क्या बनता? CBC। फिर 2 वेक्टर सेम,
तो आंसर क्या आता है 0। तो बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। तो हमने याद किया था यहां से कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिन दो वेक्टर से मिलकर बनता है उन्हीं वेक्टर्स के क्या होता है परपेंडिकुलर। तो जिस प्लेन में ये दो वेक्टर हैं उस प्लेन के बी क्रॉस सी क्या है परपेंडिकुलर। ये बात समझ आई बेटा। इस वेक्टर पे आता हूं। बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है। बी क्रॉस सी का नाम डी मान लो। तो ए क्रॉस डी ऐसा नजर आएगा। बी क्रॉस सी का नाम क्या मान लिया मैंने डी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर से मिलकर बना है। तो ए क्रॉस डी ए के भी परपेंडिकुलर है और डी के भी। डी किसका नाम मान रखा है मैंने अभी बी क्रॉस सी का। बी क्रॉस सी का नाम डी मान ले। तो ए क्रॉस डी ए के भी परपेंडिकुलर है और डी के भी। तो डी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस डी और डी भी परपेंडिकुलर है। तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो ए क्रॉस डी वेक्टर इसके क्या हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल है तो फ्री होने की वजह से इसी प्लेन में आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये वेक्टर बी क्रॉस सी का नाम मैंने कहा याद समझने के लिए इस बात को डी मान लो। तो ए क्रॉस डी किससे मिलकर बना ए और डी से। तो ए क्रॉस डी किसके परपेंडिकुलर है डी के। डी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसी प्लेन में कौन सा वेक्टर था ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये समझने के लिए नाम लिखा था बेटा। ये ज्योमेट्री से बातें समझ आ रही है कि बी क्रॉस सी और ए के ये पूरा वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जिस प्लेन में है उस प्लेन के ये बी क्रॉस सी यही परपेंडिकुलर। ये बात तो जस्टिफाई हो गई। ए वेक्टर प्लेन में है या प्लेन से बाहर है उसको हम नहीं जानते। बट ए वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट के क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो प्लेन में भी हो सकता है। ऐसे रोटेट करेंगे तो भी क्या बनाएगा 90। ए वेक्टर की लोकेशन नहीं पता हमें। तो बेटा इस ज्योमेट्री से अब मेरे लिए एक बात आसान हो गई कि ये तीन वेक्टर मुझे प्लेन में नजर आ गए। अगर तीन वेक्टर प्लेन में नजर आ गए तो ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर। कोप्लेनर है तो इसका मतलब क्या होगा एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जा सकता है क्योंकि कोप्लेनर का मतलब एसटीपी 0। इसका मतलब एक वेक्टर बाकी दो का क्या बनेगा लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा टाइम बी प्लस म्यू टाइम सी। लैम्डा म्यू स्केलर लिखो या एक्स वाई ये चॉइस है। मैंने एक्स वाई लिख लिया। एक्स वाई स्केलर्स एक्स वाई अननोन स्केलर मैं नहीं जानता क्या वैल्यू ये तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो ये मुझे पता लग गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर बी और वेक्टर सी के साथ कोई स्केलर नजर आएगा वो कौन है वो मुझे सर्च करना है फाइंड आउट करना है। तो अब ये फार्मूला देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए डॉट सी तो स्केलर है तो ए डॉट सी एक्स बनना चाहिए ताकि एक्स इंटू बी वेक्टर सेम बना। वेक्टर सी एज इट इज ए डॉट बी स्केलर है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या आ जाएगा स्केलर। तो प्लस स्केलर इंटू सी वेक्टर माइनस वो बाद में एडजस्ट हो जाएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात मुझे समझ आ गई कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या बना ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। तो ये वेक्टर इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा क्योंकि ये तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर। अब इस बात को मुझे प्रूव करना हो तो बेटा प्रूव करने का तरीका है आप देखो हमें एक तो ए डॉट बी चाहिए और एक ए डॉट सी चाहिए। बी और सी नजर आ गए ये बी वेक्टर सी मैंने दोनों तरफ ए के साथ डॉट कर दिया। इसका एडवांटेज समझना। तो बेटा यहां पर भी एक्स तो स्केलर है ए डॉट बी वाई स्केलर है ए डॉट सी। तो ये एसटीपी बनेगा ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर। बी क्रॉस सी एक वेक्टर हुआ ना ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे रीड करेंगे इसको। ये एज इट इज एक्स टाइम ए डॉट बी वाई टाइम ए डॉट सी। बेटा एसटीपी में दो वेक्टर सेम हो तो डिटरमिनेंट कितना बना था 0। तो एसटीपी 0 हो गया। एक्स टाइम ए डॉट बी वाई टाइम ए डॉट सी ये बना। अब हमने क्या किया बेटा यहां से ये हमारे पास बना एक्स टाइम ए डॉट बी माइनस वाई टाइम ए डॉट सी ऐसा बना। डॉट इज ए स्केलर क्वांटिटी इनको अपॉन में लिखते हैं एक्स अपॉन ए डॉट सी माइनस वाई अपॉन ए डॉट बी इक्वल टू लैम्डा लेट। ये मैंने लैम्डा मान लिया। एक्स के अपॉन में ये डॉट वाई के अपॉन में ये डॉट। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहां से लैम्डा टाइम ए डॉट सी और वाई कितना बन गया माइनस लैम्डा टाइम ए डॉट बी। तो ये वैल्यूज बनी एक्स और वाई। ये आइडिया मैं कैसे शुरू कर पाया बाय ज्योमेट्री। मुझे नजर आया तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर बाकी दो का क्या होगा लीनियर
कॉम्बिनेशन। तो बेटा मैं एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रखूं, जो रीजन का पहला स्टेप है। अगर मैं इस फर्स्ट स्टेप में रखता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, इस फर्स्ट स्टेप को, अब स्कूल लेवल नहीं आएगी, हम एग्जैक्ट लिखें, इस स्टेप को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा टाइम ए डॉट सी, और ये माइनस लैम्डा टाइम यहां रखूंगा, दोनों से लैम्डा कॉमन होगा, तो मैं लैम्डा कॉमन करके लिख रहा हूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो लैम्डा कॉमन एक्स बी वेक्टर, एक्स की जगह आया लैम्डा बाहर कर दिया, तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस लैम्डा इंटू ए डॉट बी, लैम्डा कॉमन है तो माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। बेटा अब आप ये देखो फार्मूला ऑलमोस्ट बन गया है, मैंने वैल्यू पुट किया बस एक्स और वाई की फर्स्ट स्टेप में, और लैम्डा कॉमन कर दिया। आप देखो ब्रैकेट को ए डॉट सी वेक्टर बी, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी, बन गया ये तो। लेकिन अब एक प्रॉब्लम नजर आई है, तो लैम्डा मल्टीपल बना, या लैम्डा तो था ही नहीं। तो बेटा इस बात को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, बस आइडिया बोल रहा हूं। वेक्टर ए को a1i प्लस a2j प्लस a3k जनरल मान लो, वेक्टर बी को b1i b2j b3k, वेक्टर सी को c1i c2j c3k। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से ijk में आएगा, फिर उसका क्रॉस इससे सोल्व करोगे ijk में। सिमिलरली यहाँ ए सी का डॉट करना और बी से मल्टीप्लाई, फिर ए बी का डॉट सी से, तो जो कैलकुलेशन करके यहां बनेगा वही यहां बनेगा। सेम बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो ए बी सी जब आप जनरल वेक्टर लिख के कैलकुलेशन बनाओगे तो लेफ्ट और राइट साइड के एक्सप्रेशन सेम आ जाएंगे, जिससे एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो लैम्डा 1 आ जाएगा, तो लैम्डा हट जाएगा, तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। मैं आगे कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं। तो बेटा हमें फाइनली याद क्या रखना है आईआईटी के लिए, उस पर आते हैं। ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, याद क्या रखना है, जो ब्रैकेट से बाहर है वो वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट से बाहर ये तो एक्सटर्नल वेक्टर फर्स्ट इंटू लास्ट, एक्सटर्नल इंटू लास्ट रिमेनिंग वेक्टर बी माइनस, फिर एक्सटर्नल की बी टर्न, अब कौन बच गया ब्रैकेट का बी, ए डॉट बी रिमेनिंग सी। अब इसमें ब्रैकेट से बाहर एक्सटर्नल ही है, फर्स्ट इंटू लास्ट, एक्सटर्नल की लास्ट ही है, एक्सटर्नल को फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए रिमेनिंग बी माइनस, अब जो ब्रैकेट से बाहर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटू रिमेनिंग सी डॉट बी इंटू ए। दीज टू आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये याद रखना है बेटा। अभी फॉर्मूला लिखा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एक्सटर्नल ए है, फर्स्ट इंटू लास्ट ए डॉट सी बी माइनस रिमेनिंग ए डॉट बी सी वेक्टर। ये फार्मूला तो अब हमें याद रखना है। इसकी हेल्प से हम ज्योमेट्रिकली क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। एक तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर से मिलकर बनता है वो उन्हीं के क्या होता है परपेंडिकुलर। तो बी क्रॉस ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये बीच में क्रॉस है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इनका डॉट जीरो बनेगा बाय यूजिंग एसटीपी। बी क्रॉस सी के भी क्या है परपेंडिकुलर, दो वेक्टर का क्रॉस अपने ही वेक्टर के क्या होता है इटसेल्फ परपेंडिकुलर। अब इसके बाद थर्ड थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट आइडिया है, इस पे क्वेश्चन मिल जाता है हमें कंपटीशन के असाइनमेंट में, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आप देखो ये वेक्टर मुझे यहां नजर आया इस प्लेन में, और कौन कौन था बी और सी, तो बी और सी के साथ कोप्लेनर है ये वेक्टर। बी और सी तीन में से वो वेक्टर है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो जो ब्रैकेट में होते हैं उनके साथ ये वेक्टर क्या बनता है कोप्लेनर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ब्रैकेट से बाहर कौन है ए के तो परपेंडिकुलर है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो ब्रैकेट से बाहर है उसके परपेंडिकुलर है, और जो ब्रैकेट के अंदर है उन दो के क्या है कोप्लेनर। जनरली असाइनमेंट में, कॉम्पिटिटिव असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तीन वेक्टर लिखे होते हैं एबीसी, और ये पूछा होता है फाइंड द वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद टू वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू थर्ड वेक्टर। जिसके परपेंडिकुलर है वो ब्रैकेट से बाहर है, और जिसके कोप्लेनर है उन दो का क्रॉस कहां आएगा ब्रैकेट में। तो डायरेक्ट हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से उसका आंसर कमेंट करते हैं। तो बेटा ये जो थर्ड रिमार्क लिखा हुआ है, रिमार्क नोट, ये वर्ड्स जहां भी लिखूंगा मैं, इसका मतलब ये वो स्टैंडर्ड आइडियाज हैं जो हमें याद होने चाहिए। तो ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए ताकि असाइनमेंट में कहीं पर भी इन कंसेप्ट पे क्वेश्चन मिले
तो हम इजिली अटेम्प्ट कर सकें। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क है बेटा, जो भी 3 रिमार्क्स लिखे थे हमने उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं इसमें, क्योंकि आईआईटी का मैं अभी एक क्वेश्चन लिखूंगा इसके बाद, और वो इसी कंसेप्ट पे है डायरेक्ट। ए वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद बी एंड सी, जिन 2 वेक्टर के साथ कोप्लेनर है वो है बी और सी, और वेक्टर ए के परपेंडिकुलर। तो हमने क्या लिखा था, ए क्रॉस, जिनके साथ कोप्लेनर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में, और जिसके परपेंडिकुलर है वो ब्रैकेट से बाहर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो बेटा जब क्वेश्चन में हम लिखेंगे ये वेक्टर तो है, लेकिन लैम्डा टाइम लिखेंगे, फिर हम नहीं जानते ना वेक्टर के अलोंग कितने डायमेंशन, कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अलोंग ही वेक्टर होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का है, इसका कितना स्केलर मल्टीपल है, वो भी हमें फर्दर फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसका लैम्डा टाइम लिखेंगे। एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो कोलिनियर है, तो इस वेक्टर के अलोंग होगा वो वेक्टर, इसके अलोंग वेक्टर है, तो कितना स्केलर मल्टीपल का है वो लैम्डा अननोन हमें फाइंड आउट करना होगा, लैम्डा ए स्केलर। तो ये ध्यान रखना, अगर 2 वेक्टर के कोप्लेनर उनका क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में और जिसके परपेंडिकुलर है वो क्रॉस के साथ बाहर है ब्रैकेट से, तो उसके अलोंग वेक्टर, इसके अलोंग वेक्टर क्या होगा, यही वेक्टर है, लेकिन लैम्डा टाइम, ये अननोन लैम्डा हमें उस क्वेश्चन में हमेशा फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आईआईटी 2011 का क्वेश्चन है। द वेक्टर या वेक्टर्स, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा, ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट का क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। विच आर कोप्लेनर विद, इन 2 वेक्टर्स के साथ कोप्लेनर है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, थर्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो अभी थ्योरी लिखी थी, रिक्वायर्ड वेक्टर, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, ये कोई स्कूल लेवल नहीं है, पूरा लिखें। रिक्वायर्ड वेक्टर अभी हमने लिखा था, ए वेक्टर विच इज कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वो वेक्टर क्या होता है, लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो लैम्डा टाइम ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखा था, तो ब्रैकेट में कौन है, बी और सी। तो ये वेक्टर किसके साथ कोप्लेनर है, बी और सी के साथ, तो इन 2 के साथ कोप्लेनर है, तो ए का नाम वेक्टर बी मान ले, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, ये वेक्टर बी हुआ, ए का नाम वेक्टर सी मान ले, दैट इज वेक्टर सी। आप इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी, वो चॉइस है। एंड जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो इसका मतलब ये वेक्टर कौन बना, वेक्टर ए। तो इसी थ्योरी का क्वेश्चन था जो आईआईटी में पूछा गया डायरेक्ट। ए वेक्टर कोप्लेनर विद 2 वेक्टर, जिनके साथ कोप्लेनर होता है उनका क्रॉस ब्रैकेट में आता है। तो इस ट्रिपल में मैंने क्रॉस बी और सी का ब्रैकेट में रखा है, तो कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, जो ब्रैकेट से बाहर होता है उसके परपेंडिकुलर। तो हमें एबीसी पता लग गए, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी जानते हैं, फार्मूला नहीं भी जानते तो ऐसे भी काम कर सकते, पहले बी क्रॉस सी डिटरमिनेंट से पता कर लेंगे, आईजे में आएगा, फिर उसका क्रॉस इसके साथ डिटरमिनेंट में पता करेंगे, देन लैम्डा का मल्टीपल। तो अब यहां से बनाइए लैम्डा टाइम, मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं, एक्सटर्नल वेक्टर ये फर्स्ट इंटू लास्ट, ए डॉट सी वेक्टर बी माइनस एक्सटर्नल वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर के साथ डॉट, ए डॉट बी रिमेनिंग वेक्टर सी। तो इस पे काम करना है मुझे। तो बेटा ए डॉट सी, पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर सी, मैं डायरेक्ट डॉट लिख रहा हूं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे +2 बनेगा, फिर के डॉट के, ये कितना बनेगा +1, वेक्टर बी एज इट इज। अब ए डॉट बी, इसका डॉट इसके साथ 1 + 1 + 2, ये बना बेटा। तो ये दोनों 4 है, 4 कॉमन करते हैं बाहर, दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये बनाइए 4 लैम्डा। वेक्टर बी में से वेक्टर सी माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, आएगा आंसर माइनस जे प्लस के, कितना बना माइनस जे प्लस के। लैम्डा कोई भी स्केलर, तो बेटा अब यहां से अगर सपोज करो मैं लैम्डा ना लिखता तो मुझे लगता 4 टाइम माइनस जे प्लस के, तो कोई है ही नहीं। अब इससे हमें क्लियर होगा कि हमारे पास लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। लैम्डा को मैं 1/4 रखूंगा, क्योंकि सभी के बाहर मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1/4 रखूंगा तो 4 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा माइनस जे प्लस के। एक आंसर ये पॉसिबल है, आंसर जे और के वाला ही बनना है, लैम्डा तो कांस्टेंट ही रख सकते हैं, आई जे तो नहीं रख सकते। तो जे और के में एक आंसर ये है, इसमें जे और के नहीं है, ये दो तो बनेंगे ही नहीं, जे और के इसमें भी है। तो अगर मैं लैम्डा को -1/4 रखूंगा तो -1 बचेगा,
-1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, प्लस का j माइनस का k। तो ये भी पॉसिबल आंसर है। तो इसका मतलब और कोई कंडीशन होगी तब मैं लैम्डा पता कर सकता हूं, अब कोई और कंडीशन ही नहीं है। तो इसका मतलब दो वेक्टर के कोप्लेनर और इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, ऐसे लैम्डा वेरी करने से कितने वेक्टर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस c अगर एक वेक्टर है तो इसके पैरेलल एक वेक्टर, फिर दूसरा पैरेलल वेक्टर और डिस्टेंस पे तीसरा, तो पैरेलल है तो सब कोलिनियर हो जाएंगे। तो ऐसे कितने वेक्टर इसके अलोंग हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो लैम्डा की +1/4 और -1/4 वैल्यू के लिए ये दो ऑप्शन पॉसिबल हैं। जे और के में दो ही हैं, इसमें तो आई जे है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा, ए एंड डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर आर एक अननोन वेक्टर है, लेकिन कंडीशन है आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी एंड आर डॉट ए इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ आर डॉट बी इज, ये फाइंड आउट करना था। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आईआईटी का, आईआईटी 2011 का। बेटा पहली अप्रोच जो क्लिक होती है इस क्वेश्चन से वो ये कि मैं वेक्टर आर को अपनी तरफ से xi प्लस yj प्लस जेड के मान लूं। अननोन वेक्टर ये मान सकते हैं, यहां पर पुट कर दूं। वेक्टर बी जानता हूं, क्रॉस किससे सोल्व हो जाएगा, डिटरमिनेंट से, ij के में आएगा। सी क्रॉस बी भी डिटरमिनेंट की हेल्प से ij के में आएगा। कंपेयर करूंगा तो xyz मिल जाएगा। वेक्टर आर मिल गया, तो वेक्टर आर मिल गया तो उसका डॉट बी के साथ जो भी बनेगा वो आंसर हो गया। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है फिर आर डॉट ए की क्या जरूरत थी। मे भी ऐसा हो सकता है कि सोल्व करते हुए जैसे वेक्टर आर xi प्लस yj प्लस जेड के था, तो इनका क्रॉस सोल्व करो तो यहां पर xi प्लस yj बचे, तो यहां बच जाए i प्लस j। तो x1 y1 z तो नहीं मिला, तो x और y में भी हो सकता है कि दो अननोन मिले यहां से। फिर वो वेक्टर आर तीन अननोन में यहां पुट करेंगे, दो अननोन जैसे x और y यहां पुट कर दिए तो थर्ड अननोन इस कंडीशन से मिलेगा। देन इसकी भी हेल्प से थर्ड मिल गया, देन कंप्लीट वेक्टर आर बन जाएगा। फिर उसका डॉट हम किससे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर बी से। तो ये तो एक बेसिक अप्रोच, मतलब जब हमें कोई आइडिया क्लिक नहीं हो रहा है, वेक्टर आर हमने जनरल मान के काम कर लिया। ये आईआईटी की ट्रिक नहीं है। अब आईआईटी के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोचूं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को। बेटा ये कंडीशन तो मुझे ये गिवन है कि वेक्टर आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी, ऐसा गिवन है, ये लिख लिया। तो अब यहां से और आर डॉट ए क्या गिवन है, 0। इस बात को मुझे यूज करना है। मैं एक आइडिया से तो सोल्व करूंगा, दूसरा एक और आइडिया मुझे क्लिक हो रहा है इसको देख के, वो सिर्फ डिस्कस करूंगा, उससे आप ट्राई कर लोगे। तो बेटा पहली ट्रिक तो ये, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस नजर आए तो हम ये देखते हैं कि किसी एक वेक्टर से और क्रॉस करते हैं तो क्या कोई कंडीशन यूज होते हुए नजर आती है। मैंने क्या करा कि आर क्रॉस बी, मुझे गिवन वेक्टर में ए बी सी थे, बी और सी नजर आ रहे हैं, ए नजर नहीं आ रहा है, तो दोनों तरफ राइट साइड वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। क्रॉस के साथ मैं क्रॉस ही यूज कर रहा हूं, डॉट नहीं, डॉट यूज करेंगे तो एसटीपी बनेगा, फिर वो आर क्रॉस बी, बात तो ही रहेगी अननोन एक्स वाई जेड के लिए। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम फार्मूला जानते हैं ना फर्दर। अब इसका एडवांटेज देखो, अब एक्सटर्नल वेक्टर कौन है, ए, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या बनेगा, ए डॉट आर। ए डॉट आर मैं जानता हूं, आर डॉट ए लिखो या ए डॉट आर, क्या है ये, 0। तो मैं डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज कर पा रहा हूं, तो पॉसिबिलिटी है मुझे हेल्प करे। तो ए डॉट आर, बेटा बी और सी यहां गिवन है, तो कौन गिवन नहीं है, ए। ये गिवन नहीं था इसलिए मैंने इसको यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो कहीं ना कहीं यूज तो होना ही है, तो इसकी प्रेफरेंस रखी। तो एक्सटर्नल वेक्टर ए, तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या बना, ए डॉट आर, रिमेनिंग बी, माइनस फिर एक्सटर्नल के लिए रिमेनिंग वेक्टर बी, ए डॉट बी, रिमेनिंग आर। ऐसे यहां पर एक्सटर्नल वेक्टर ए डॉट सी, रिमेनिंग बी, माइनस ए डॉट बी, रिमेनिंग सी। बेटा ए डॉट आर तो 0 है, इसकी वजह से ये तो 0 ही हो गया। ए डॉट बी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, आई डॉट आई +1, और तो नहीं बनेगा, ये तो +1 हुआ। वेक्टर आर डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल है, इतनी कैलकुलेशन आप बना सकते हो। ए डॉट सी -1 -3 -4 वेक्टर बी, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी यहां कैलकुलेट किया था 1, डायरेक्ट लिख दें, 1 टाइम वेक्टर सी। तो माइनस वेक्टर आर, और ये दोनों माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वेक्टर आर कितना बन गया, 4b + c। डायरेक्ट वेक्टर आर नजर आ गया। अब वेक्टर आर 4 टाइम वेक्टर बी, इसको 4 टाइम करो और सी में ऐड करो, -4i + i, -3i।
4 टाइम जे प्लस 2j 6 टाइम जे, के तो है नहीं, प्लस 1 टाइम सी था तो 3k। ये बन गया वेक्टर आर। यही नीड थी अननोन वेक्टर पता करना। तो बेटा जब दो वेक्टर क्रॉस इक्वल टू दो वेक्टर का क्रॉस हो तो हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जानते हैं। जो वेक्टर नहीं है गिवन इंफॉर्मेशन में उसकी हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट बनाओ। और देखो फर्स्ट इंटू लास्ट का पैटर्न से अगर कोई कंडीशन यूज होती नजर आ जाए तो समझ लेना ये हिडन ट्रिक थी। वेक्टर आर मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आर डॉट बी। इस वेक्टर आर का डॉट बी के साथ -3 इंटू -1 +3 बनेगा, आई डॉट I1। फिर +6 इंटू 1 +6, के लिए तो नहीं है, 0 हो गया। तो आंसर कितना बना इसका 9। दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा ये तो आंसर तो बन गया, लेकिन मेरे लिए आईटी का क्वेश्चन है तो मैं कुछ और क्या सोच सकता हूं, मैं उस बात को डिस्कस कर रहा हूं। आप ये देखो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, इस बात को मैं इसको लेफ्ट में ले आता तो क्या बनता, -c क्रॉस b इक्वल टू 0। तो क्रॉस b दोनों से कॉमन होता। मैं इस बात से बेटा मैं यहां पर लिख रहा हूं एरो बनाकर। मैं ये कह रहा हूं ये जब लेफ्ट में आता तो ये बनता r - c क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर। ये इधर आता, दोनों का राइट है ना क्रॉस b, तो r - c कॉमन हो जाता। दो वेक्टर का क्रॉस 0 हो तो इसका मतलब वो वेक्टर्स क्या थे, पैरेलल। तो r - c पैरेलल है वेक्टर b के। तो इसका मतलब एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो तो एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, स्केलर मल्टीपल। तो इसका मतलब वेक्टर आर कौन था, लैम्डा बी प्लस सी। ये वेक्टर आर मिला, तो ऐसे ही बना ना वेक्टर आर, लैम्डा बी प्लस सी। अब बात ये लैम्डा पता करो। मैं आर डॉट ए जानता हूं, दोनों तरफ ए से डॉट कर दूं, आर डॉट ए 0 और ए डॉट बी ए डॉट सी यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। लैम्डा मिल गया, वेक्टर आर मिल गया। लैम्डा 4 ही मिलेगा, तो वेक्टर आर का डॉट फिर वेक्टर बी से। तो ये स्कूल लेवल अप्रोच, ये डायरेक्ट नजर आ रहा है। इधर आने से दो वेक्टर क्रॉस 0, एक वेक्टर दूसरे पैरेलल, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल, फिर इस कंडीशन को यूज कर लेंगे। बट ये आईटी लेवल की ट्रिक थी, ये हिडन ट्रिक थी कि हम वेक्टर प्रोडक्ट हो तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर किसी फर्स्ट इंटू लास्ट वाली ऐसी कोई कंडीशन डायरेक्ट नजर आए तो इसमें ये उसकी हिडन ट्रिक है और ये मोस्ट यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड बी 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2। तीनों का मोड गिवन है, मोड एक्स, मोड वाई, मोड जेड वेक्टर, मोड ऑफ जेड वेक्टर। तीनों का मोड कितना है, √2। एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम इज 60 डिग्री। मतलब एक्स वाई के बीच का भी एंगल 60 है, वाई जेड के बीच का एंगल भी 60 है और जेड एक्स के बीच का एंगल भी 60 है। तो मतलब ये बना, अगर मैं एक्स डॉट वाई लिखूं क्या बनेगा, मोड एक्स मोड वाई cos 60। एक्स वाई के बीच का एंगल भी 60 है। ऐसे ही वाई डॉट जेड लिखूं और जेड डॉट एक्स, ये बनेगा मोड वाई मोड जेड cos 60 और ये बनेगा मोड जेड मोड एक्स cos 60। पेयर वाइज एंगल, एंगल भी ईच पेयर ऑफ देम इज 60। क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि डॉट की बात भी हुई है ऑप्शंस में। तो अब यहां से मोड एक्स मोड वाई √2 इंटू √2 cos 60 1/2। ये 1 बना, ये 1 बना, ये 1 बना, तो तीनों डॉट 1 है। ये क्लियर हो गया मुझे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है वेक्टर ए इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एक्स एंड वाई क्रॉस जेड। वेक्टर ए इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर किसके अलोंग होता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग। तो इसका मतलब वेक्टर ए जो है एक्स वेक्टर और वाई क्रॉस जेड वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। लेकिन बेटा सिर्फ इतना लिखना सही नहीं है, मे बी 2 टाइम बनता हो, मे बी 3 टाइम बनता होगा तो इसके अलोंग ही। तो जो दो वेक्टर का क्रॉस होगा वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन फाइनल आंसर वो कितना मल्टीपल है वो लैम्डा हमें फाइंड आउट करना होगा, लैम्डा टाइम। इसका मतलब ये वेक्टर इसके अलोंग है और इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली वेक्टर बी के बारे में क्या है, वो डेट इज नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड क्रॉस है। ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है वेक्टर बी। तो वेक्टर बी वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स होगा, लेकिन कितना स्केलर मल्टीपल होगा वो तो चेक करना पड़ेगा। ये मैंने न्यू टाइम लिख दिया। तो लैम्डा और म्यू मुझे फाइंड आउट करने हैं। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि वेक्टर उनके क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग है। तो ये बना, तो बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। ब्रैकेट से बाहर एक्स है तो एक्सटर्नल वेक्टर
एक्स है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो वेक्टर ये बना लैम्डा टाइम एक्स डॉट जेड इंटू वाई माइनस एक्स डॉट वाई इंटू जेड, ये वेक्टर बना। सिमिलरली यहां से वेक्टर बी क्या बनेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्सटर्नल वेक्टर वाई है, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या बनेगा वाई डॉट एक्स रिमेनिंग वेक्टर जेड माइनस फिर एक्सटर्नल वेक्टर वाई रिमेनिंग क्या बचा जेड, वाई डॉट जेड इंटू वेक्टर एक्स, ये बना बेटा। अब एक्स डॉट वाई लिखो या वाई डॉट एक्स, वन है, वाई डॉट जेड जेड डॉट एक्स सभी डॉट वन है एक्स वाई जेड के, तो ये वन है ये वन है, तो लैम्डा टाइम वन इंटू वाई माइनस वन इंटू जेड, तो ये लैम्डा टाइम वाई माइनस जेड हुआ, कितना पता लगा। सिमिलरली वाई डॉट एक्स वाई डॉट जेड ये सभी क्या है वन, तो ये म्यू टाइम वन इंटू जेड माइनस वन इंटू एक्स, तो ये म्यू टाइम जेड माइनस एक्स हुआ। तो बेटा यहां तक हमने सिंपल कैलकुलेशन की है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन एग्जैक्ट वन टाइम होगा ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब होता है कि जो वेक्टर है परपेंडिकुलर वो इसके अलोंग होगा लैम्डा टाइम, ऐसे ही यहां पर अनदर स्केलर म्यू टाइम। तो मुझे यहां से वेक्टर ए की वैल्यू मिल गई है लैम्डा टाइम वाई माइनस जेड, लैम्डा नोन है अभी कैलकुलेट करना है, और वेक्टर बी की वैल्यू मिल गई है म्यू टाइम जेड माइनस एक्स। एक मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, म्यू कैलकुलेट करना है। बेटा अभी स्पेस नहीं है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, और ए और बी को अब मैं यहां लिख दूंगा। बेटा हम वेक्टर ए फाइंड आउट कर चुके थे लैम्डा टाइम वाई माइनस जेड, सिमिलरली वेक्टर बी फाइंड आउट कर चुके हैं म्यू टाइम जेड माइनस एक्स, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी कि मोड तीनों वेक्टर के रूट टू है, एंगल रूटीन ईच पेयर 60 था, तो उससे हमने डॉट कैलकुलेट किए थे, वन बने थे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली, कहीं पर नीड होगी तो मैं यूज करूंगा। बेटा आप देखो वेक्टर ए इक्वल टू ये लिखा हुआ है ए डॉट वाई वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड तो नजर आ रहा है, अगर लैम्डा ए डॉट वाई बन जाए तो मेरा काम बन गया। तो मैं ऑप्शन से सोचूंगा कि मुझे लैम्डा कैसा चाहिए, लैम्डा मुझे ए डॉट वाई जैसा चाहिए, तो ए डॉट वाई चाहिए, तो मैं ए का डॉट किसके साथ बनाऊं वाई के साथ, तो ए डॉट वाई किया मैंने, तो यहां पर वाई डॉट वाई मोड वाई स्क्वेयर, और ये वाई डॉट जेड। ये बात समझ आएगी वाई के साथ ही डॉट क्यों बनाया, ये बात मुझे ऑप्शन से क्लियर हुई कि वेक्टर ए का आंसर जो मिला वो सेम इसी पैटर्न का ऑप्शन में, ये स्केलर है डॉट लैम्डा टाइम वाई माइनस जेड, तो लैम्डा मुझे क्या चाहिए ए डॉट वाई, तो इससे मैं दोनों तरफ वाई के साथ डॉट किया था कि ए डॉट वाई बने, ये तो था ही। अब मोड वाई कितना है रूट टू का स्क्वायर, ये हो गया 2, और वाई डॉट जेड कितना है 1, 2 माइनस 1 1, तो लैम्डा मिल गया यहां से ए डॉट वाई, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दूं, तो वेक्टर ए कितना बन गया ए डॉट वाई वाई माइनस जेड। तो इसका लिए ये ऑप्शन सही है ए डॉट वाई वाई माइनस जेड। ये वन और मोर देन वन करेक्ट का क्वेश्चन है, मुझे बाकी भी चेक करने थे इसमें। अब वेक्टर बी भी सिमिलर बन रहा है, आप देखो इससे मुझे ये पता लग गया ए डॉट वाई वाई माइनस जेड है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ए डॉट वाई जेड माइनस वाई ये हट गया, डी नहीं है। अब मुझे वेक्टर बी की नॉलेज चाहिए, आप देखो बी डॉट जेड तो स्केलर है, स्केलर इंटू जेड माइनस एक्स, ऐसे ही है स्केलर इंटू जेड माइनस एक्स पॉसिबिलिटी है, तो मुझे स्केलर बी डॉट जेड चाहिए, तो मुझे म्यू की जगह कौन चाहिए बी डॉट जेड, तो बी नजर आ रहा है तो डॉट किससे बनाएंगे जेड से, तो ये बन गया बी डॉट जेड म्यू स्केलर एज इट इज जेड डॉट जेड मोड जेड स्क्वेयर, और ये जेड डॉट एक्स म्यू मोड जेड दैट इज रूट 2 का स्क्वायर 2 जेड डॉट एक्स 1, तो ये म्यू बना, तो म्यू की वैल्यू कितनी है बी डॉट जेड, तो म्यू की है वैल्यू भी यहां लाकर पुट कर देंगे, तो वेक्टर बी कितना बन गया म्यू की जगह बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ बी डॉट जेड जेड माइनस एक्स, ए ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड वेरीफाई करना है, थर्ड में क्या पूछा है ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब है बेटा मैं वेक्टर ए बी भी जानता हूं और वेक्टर बी भी जानता हूं, तो मुझे इसका इन दोनों का ही डॉट बनाना है जो ये आंसर बन के आए हैं। अब इन दोनों का डॉट लिखे, तो मैं इन दोनों का डॉट लिख रहा हूं बस यहां से ए डॉट बी, ए डॉट वाई बी डॉट जेड तो स्केलर है क्योंकि डॉट के बाद स्केलर मिलना है, ए डॉट वाई बी डॉट जेड ये तो कांस्टेंट हो गए ना इसके,
वेक्टर माइनस वेक्टर इज ए वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर इज ए वेक्टर, दो वेक्टर के बीच डॉट आएगा तो डॉट इन दो के बीच आएगा, ए डॉट बी की बात हो रही है। तो y माइनस जेड डॉट जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड डॉट जेड माइनस एक्स। अब आप देखो बेटा ए डॉट बी, ए डॉट वाई है, बी डॉट जेड है, तो मुझे साथ में -1, अगर ये कैलकुलेट करके -1 बना तो ये सही है, नहीं बना तो ये सही नहीं है, यही तरीका है। अब यहां से सिंपल कैलकुलेशन है, यही लिख रहा हूं मैं, ए डॉट वाई बी डॉट जेड, वाई डॉट जेड बनेगा ये माइनस वाई डॉट एक्स माइनस जेड डॉट जेड मतलब मोड जेड स्क्वायर प्लस जेड डॉट एक्स। बेटा सिंपल कैलकुलेशन है। अब ए डॉट वाई एज इट इज, बी डॉट जेड एज इट इज, वाई डॉट जेड 1, वाई डॉट एक्स 1, तो ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, मोड जेड √2 का स्क्वायर 2, जेड डॉट एक्स 1, तो आप ये देखो बेटे 1 से 1 कैंसिल, -2 + 1 कितना बन गया -1, -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर बना माइनस ऑफ ए डॉट वाई इंटू बी डॉट जेड, तो सेम यही बना माइनस ऑफ ए डॉट वाई इंटू बी डॉट जेड। इसका मतलब सी ऑप्शन इज आल्सो द रिक्वायर्ड आंसर। तो इन क्वेश्चंस में बेटा कि किसके साथ डॉट करना है या किसके साथ क्रॉस है, ये सब हम ऑप्शन देख के भी डिसाइड करते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी, बेटा ये सीबीएसई लेवल की प्रॉपर्टीज है, ये सब मैं अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन मुझे कुछ क्वेश्चन ट्राई करने आईआईटी के, तो इन बेसिक को मैं रिपीट कर रहा हूं। अब ऐसे फार्मूला बस याद रखेंगे। एसटीपी एबीसी की रिप्रेजेंटेशन लिखी थी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, बोथ है सेम मीनिंग, कैलकुलेट करोगे तो आंसर सेम बनेगा। और यहां से हमने लिखा था डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, क्रॉस इधर आ गया डॉट इधर आ गया, तो प्रॉपर्टी को लिखा था हमने डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन एसटीपी। 3 वेक्टर का एसटीपी कैलकुलेट करने का तरीका था डिटरमिनेंट, पहला वेक्टर A1 A2 A3, A1 A2 A3, दूसरा वेक्टर B, तो क्या लिखेंगे अब यहां से दूसरे वेक्टर के लिए B1 B2 B3, थर्ड वेक्टर C, C1 C2 C3। इस डिटरमिनेंट का मतलब है एसटीपी ऑफ वेक्टर एबीसी। मतलब ये बेटा आप पहले B क्रॉस C कैलकुलेट करो, क्रॉस प्रोडक्ट आईजेके में आएगा, उसका डॉट ए से करो, स्केलर नंबर आएगा वो वही नंबर आएगा जो इस डिटरमिनेंट से आएगा। तो इतनी कैलकुलेशन से सारे हम डिटरमिनेंट ही सोल्व कर ले, तो इससे भी डिटरमिनेंट का आइडिया बना रखा है। तो अब यहां से एसटीपी एबीसी सेम एज बीसीए सेम एज सीएबी, ये बात अब यहां से समझ सकते हैं। डिटरमिनेंट साइक्लिक ऑर्डर में आंसर क्या रहता है सेम, किन्हीं दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट किससे चेंज होगी माइनस से। एसटीपी एबीसी का मोड डिटरमिनेंट कैन बी नेगेटिव, इसकी मोड वैल्यू पॉजिटिव होगी। दिस मोड रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड का मतलब है बेटा 3D स्ट्रक्चर, क्यूबॉइड को हमने थीटा एंगल से टिल्ड कर दिया है। जैसे घर में जो कमरे होते हैं वो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है XYZ, उस कमरे को हम थीटा एंगल से टिल्ड कर दें तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द पैरेललोपाइड। मतलब बेस में पैरेललोग्राम है उसको हाइट एस तक इंक्रीज कर दिया, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द पैरेललोपाइड। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, मैं जानता हूं एक्स एक्सिस के अलोंग ए है, वाई के अलोंग बी है, जेड परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर क्रॉस ही अपने वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी भी यहीं पर आएगा, तो ए क्रॉस बी डॉट सी यही है एसटीपी। क्या बनेगा मोड ए क्रॉस बी मोड सी कॉस थीटा। तो आप ये देखो ए क्रॉस बी दैट इज द एरिया ऑफ बेस पैरेललोग्राम, और ऑल्टीट्यूड क्या होगा वेक्टर सी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा यहां पर मोड सी कॉस थीटा। तो बेस इंटू ऑल्टीट्यूड दैट विल रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। ये सब लास्ट वीडियोस में कंप्लीट किया हुआ है सीबीएसई लेवल के टाइम पर आरडी शर्मा सोल्व करते हुए, अब तो डायरेक्ट रिजल्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वेयर एबीसी रिप्रेजेंट द को टर्मिनस एजिस ऑफ ए पैरेललोपाइड, देन एबीसी आर कोप्लेनर, कोप्लेनर हो जाएंगे तो जो वेक्टर बाहर है वो इसी प्लेन में आ जाएगा, इसी प्लेन में आ जाएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो। वॉल्यूम जीरो मतलब एसटीपी क्या हो गया जीरो। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर प्रूव करने हैं तो क्या प्रूव करेंगे एसटीपी इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। बेटा 7th प्रॉपर्टी एसटीपी एबीसी को हम जानते हैं डिटरमिनेंट,
किन्हीं भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो एसटीपी का आंसर किससे चेंज होगा, डिटरमिनेंट का आंसर माइनस साइन से। अगर मैंने ए बी को इंटरचेंज किया, सी तो सेम प्लेस पर ही रहा, तो आंसर किससे चेंज हो गया, माइनस से। अगर मैं बी और सी को भी इंटरचेंज करता हूं, ए अपने प्लेस पर, तो इसका मतलब कोई दो रो इंटरचेंज हुई है तो साइन किससे चेंज हो जाएगा, माइनस से। 8 एसटीपी में अगर दो वेक्टर सेम है तो इसका डिटरमिनेंट की दो रो सेम है तो डिटरमिनेंट हमेशा आंसर क्या कमेंट करेगा, 0। अगर एसटीपी में एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो लैम्डा का मल्टीपल बनेगी। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई कांस्टेंट कॉमन नजर आए तो हम उसे कॉमन कर सकते हैं। मैट्रिक्स में सभी एंट्री से कॉमन आना चाहिए और डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम, तो फर्स्ट रो में एक के मल्टीपल में लैम्डा आएगा, तो लैम्डा फर्स्ट रो से कॉमन एबीसी। इस लैम्डा को आप सेकंड रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी एक रो में मल्टीप्लाई या फिर वहां से कॉमन, या फिर लैम्डा को सी में भी, ये चॉइस है। देन एक प्रॉपर्टी हमने लिखी थी ए प्लस बी, ये सब स्कूल लेवल प्रॉपर्टीज हैं, इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट ही बनना है। डिटरमिनेंट का रूल होता है एक टाइम पर एक रो या एक कॉलम ही ब्रेक होता है, तो फर्स्ट रो ब्रेक होगी तो वेक्टर ए प्लस एसटीपी में वेक्टर बी, बाकी दो रो एज इट इज आएंगी, ये सीडी एज इट इज, सीडी एज इट इज। बेटा ये मैट्रिक्स नहीं है कि ये गलती कर दो ए प्लस बी सी प्लस सी 2 टाइम सी और ये 2 टाइम डी, दिस इज नॉट मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में एक टाइम पर एक रो या एक कॉलम ही ब्रेक होता है, बाकी सेम लिखे जाते हैं। तो ये ब्रेक हुआ फर्स्ट रो, बाकी सेम लिखे जाएंगे। आप कैलकुलेट करके देखना, आंसर सेम बनेगा। तो अब यहां से ये हमने 10 तक कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है, ये याद रखनी है। मैं 2-3 एज ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी लिखूंगा जिन्हें एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। बेटा 3 एज ए रिजल्ट याद रखना है। स्कूल लेवल सीबीएसई लेवल पे ये ऐसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, इनको कंपटीशन के लिए एज ए रिजल्ट याद रखते हैं। एसटीपी ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, दैट इज 2 टाइम एसटीपी एबीसी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, एसटीपी 0, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये बनता है एसटीपी एबीसी होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो याद रखने हैं। बेटा अब इसमें और किसी को प्रूव भी करना है तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ये बी है और ये सी, ए डॉट दिस क्रॉस दिस, तो पहले क्रॉस सोल्व हो जाएगा, फिर इस वेक्टर का डॉट, सेम यहां पर है। कैलकुलेट करोगे तो ये रिक्वायर्ड आंसर बनेंगे। ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप डिटरमाइंड बाय दीज 3 वेक्टर्स। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज मॉड ऑफ एसटीपी एबीसी, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप इन 3 वेक्टर से। ये गिवन है 2, इसको ये वैल्यू 2 गिवन है। हमें वॉल्यूम ऑफ पैलो पाइप फाइंड आउट करना है डिटरमाइंड बाय दीज 3 वेक्टर, इन 3 वेक्टर की हेल्प से। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो 3 वेक्टर होते हैं, मॉड ऑफ एसटीपी ऑफ दो 3 वेक्टर, पहले 3 वेक्टर एबीसी थे तो एबीसी लिखा एसटीपी में। अब 3 वेक्टर कौन है बेटा, 2 टाइम ए क्रॉस बी, 3 टाइम बी क्रॉस सी, थर्ड वेक्टर है सी क्रॉस ए। जो बातें हम जानते हैं उनको मैं स्पीड से बोल भी रहा हूं, क्योंकि बेटा आईआईटी की डिमांड है विद इन 2 मिनट क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। तो स्टेटमेंट स्पीड से पढ़ना, लॉजिक को सोचना, आइडिया को सोचना, ये सब मिनिमम टाइम में हमें कंप्लीट करना होता है। तो प्लीज आपको भी ये सब वीडियोस देखकर अपनी स्पीड इंप्रूव करने पे काम करना है, और बार बार इन क्वेश्चन के आइडियाज क्या सोच रहा हूं मैं, उनको आपको भी रिकॉल करना और सोचना है कि इन आइडियाज को सोचने के बाद और क्या एक्स्ट्रा आप सोच सकते हो, वो आपके आईक्यू को इंक्रीज करेगा, बेटर बनाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन 3 वेक्टर से, पैलो पाइप की बात की है इसने भी, एक पैलो पाइप जिसके जो इन 3 वेक्टर से बना है, तो इसका एसटीपी बेटा अभी बताया है। कांस्टेंट जो होता है एसटीपी में, इसका मतलब फर्स्ट रो के मल्टीप्लिकेशन में कौन आया होगा 2, सेकंड रो में कौन आया होगा 3, इसमें 1, तो एसटीपी मतलब डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो से 2 कॉमन आएगा, सेकंड से 3, तो 2 इंटू 3 6 बन के कॉमन हो गया। एसटीपी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। अभी 3 रिजल्ट लिखवाए थे मैंने। क्रॉस वाला रिजल्ट क्या था एसटीपी में, स्क्वायर, प्लस वाला क्या था 2 टाइम, माइनस वाला क्या था 0, तो प्रोडक्ट वाला है एसटीपी एबीसी स्क्वायर। इसे कहा था ऐसे रिजल्ट याद होने चाहिए, क्योंकि आईटी एडवांस में एक मैट्रिक्स मैच पूछा गया था, 4 क्वेश्चन थे, उस मैट्रिक्स मैच का एक पार्ट ये था।
मैं एक और पार्ट लिखूंगा, इसके बाद क्वेश्चन बनाकर लिख रहा हूं मैं। ये मैट्रिक्स मैच है जे एडवांस का, जिसका ये पार्ट है क्वेश्चन। तो बेटा एसटीपी स्क्वायर, एसटीपी हम जानते हैं 2 है इसका, तो 6 इंटू 2 स्क्वायर, कितना आंसर बना 24, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा जेई एडवांस 2013 में जो मैट्रिक्स मैच पूछा गया था, उसी का मैंने एक पार्ट पहले अभी क्वेश्चन सोल्व किया, ये उसका सेकंड पार्ट था मैट्रिक्स मैच का। सेम कंसेप्ट था, वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड, इन 3 वेक्टर से जो पैलोपाइड बना है, दिस इज द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कितना गिवन है 5, ये 5 गिवन था। देन द वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड डिटरमाइंड बाय दीज 3 वेक्टर। तो वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या बनेगा, मॉड एसटीपी 3 टाइम ए प्लस बी, देन सेकंड वेक्टर बी प्लस सी, थर्ड वेक्टर 2 टाइम सी प्लस ए, ये मोड। बेटा फर्स्ट रो से 3 कॉमन हो जाएगा और लास्ट रो से 2, 3 इंटू 2 बन के 6 बन के कॉमन हुआ, एसटीपी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बेटा ये भी अभी ऐसे रिजल्ट लिखवाया था, प्लस में एसटीपी कितना बनता है 2 टाइम, तो 6, ये 2 टाइम बनेगा, मोड एसटीपी एबीसी, 6 इंटू 2 12, मोड एसटीपी एबीसी यहां पर कितना है, कितना गिवन था बेटा एसटीपी 5, तो 12 इंटू 5, कितना आंसर बना इसका 60। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, डी ऑप्शन इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा आईआईटी के लिए जो वेक्टर्स के एक्स्ट्रा टॉपिक थे, कुछ टॉपिक मैंने आज के वीडियो में कंप्लीट किए हैं और उनसे रिलेटेड आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर और टॉपिक आईआईटी के डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग टॉपिक्स, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आईआईटी के या फिर कुछ टफ क्वेश्चन जो अदर मटेरियल्स में गिवन है, कोचिंग मटेरियल्स जो होते हैं उनमें गिवन है, उनसे मैं टफ क्वेश्चन वो सोल्व करूंगा और हम आइडियाज को कनेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से वेक्टर के क्वेश्चन में जो बातें हमें याद हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या थे जो आईआईटी ने पूछे, और जिन क्वेश्चन में ट्रिक थी उन ट्रिक को कैसे सोचें। तो उन आइडियाज पे हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्दर काम जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। आज की वीडियो में इतना काम कंप्लीट है। इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करोगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई करना, और कोई भी डाउट रहता है या कुछ भी, उनको फिर से इस थ्योरी को, वीडियो को समझ के कोशिश करना कि उन क्वेश्चन को आप समझ सको। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक फिर से डिस्कस करूंगा, मतलब कि सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन, ताकि आप इन चैप्टर्स के क्वेश्चन को इजिली अटेम्प्ट कर सको। बेटा आईआईटी से क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आईआईटी की तैयारी कैसे करनी है, इन बातों को लेकर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज छोड़ सकते हो। उन मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ऑल द बेस्ट।